क्या आपको पता है कि कागज की सनतें रेडियोएक्टिविटी का इस्तेमाल करके कागज की मोटाई को यकसा रख सकती हैं? बिल्कुल ठीक, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि रेडियोएक्टिविटी को इस मकसद के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है? चलें ये जानते हैं। अगर आपके पास कोई बहुत भारी न्यूक्लियस हो तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे, जिससे रिपल्शन पैदा हो जाती है और न्यूक्लियस बहुत अनस्टेबल या गैर मुस्तहकम हो जाता है। जब ऐसा होता है तो वो एक हीलियम न्यूक्लियस बाहर निकाल देता है और हल्का हो जाता है। अब डॉटर न्यूक्लियस ज़्यादा मुस्तहकम हो जाता है। ये अमल न्यूक्लियस को ज़्यादा मजबूत बनाता है और अब ये मरहले की तरफ ले जाता है। इसी को हम अल्फा डिके कहते हैं और हमने इसके बारे में अपनी पिछली वीडियो में काफ़ी तफसील से बात की थी। लेकिन आपको पता है क्या, हल्के न्यूक्लियस भी अनस्टेबल हो सकते हैं, एक बिल्कुल मुख्तलिफ वजह से। अब ये प्रोटॉन्स की तादाद से नहीं बल्कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की रेशो से मुतालिक है। पता चलता है कि कुछ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की रेशोज न्यूक्लियस के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होते, जिससे वो बहुत अनस्टेबल हो जाता है। अब वो क्या करता है? अब वो कैसे मुस्तहकम होता है? अब वो बीटा डिके से गुजरता है। बल्कि हम देखेंगे कि बीटा डिके की दो किस्में होती हैं, लेकिन यहाँ असल में होता क्या है, बीटा पार्टिकल क्या है। चलें ये सब कुछ मिसालों के जरिए समझते हैं। सबसे पहली मिसाल में मैं कार्बन 14 को लेती हूँ। ये एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप है और ये अनस्टेबल है। तो ये क्या करता है? ये नाइट्रोजन 14 में बदल जाता है और एक बीटा पार्टिकल बाहर निकालता है। तो फिर सवाल ये है कि यहाँ हो क्या रहा है? ये बीटा पार्टिकल क्या है? जाहिर है हम इसे गूगल कर सकते हैं, लेकिन इसमें मज़ा कहाँ है। इसके बजाय आए सोचें और देखें कि क्या हम इसे मंतकी तौर पर समझ सकते हैं। मेरा पसंदीदा तरीका ये है कि बस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का हिसाब रखूं। यानी अगर आप कार्बन को देखें तो इसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं और चूंकि पार्टिकल्स की कुल तादाद 14 है तो बाकी 8 न्यूट्रॉन्स होंगे। यानी इसमें 8 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन में क्या होता है? इसमें 7 प्रोटॉन्स होते हैं और चूंकि मास नंबर वही रहता है और ये अब भी 14 है तो इसमें 7 न्यूट्रॉन्स और होंगे। अब अगर आप प्रोटॉन्स को गौर से देखें तो यहाँ एक इजाफी प्रोटॉन मौजूद है, लेकिन अगर आप न्यूट्रॉन्स को देखें तो यहाँ एक न्यूट्रॉन ज्यादा है। तो क्या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ होगा? हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तब्दील हुआ होगा और अंदाज़ा करें, बिल्कुल यही यहाँ हुआ है। यही बीटा डिके है। कम से कम एक किस्म की बीटा डिके, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है। ये कमाल की बात है ना? लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पार्टिकल क्या है, या कम से कम इस पार्टिकल की कुछ खासियतों का अंदाज़ा लगा सकते हैं, सिर्फ चार्ज कंजर्वेशन को इस्तेमाल करके। मेरा मतलब है, चाहे आप केमिकल प्रोसेसेस पर काम कर रहे हों या न्यूक्लियर प्रोसेसेस पर, चार्ज हमेशा कंसर्व यानी महफूज होना चाहिए। अब तक जितने भी पार्टिकल्स का हमने हिसाब रखा है, जाहिर है चार्ज महफूज रहता है। लेकिन ये देखें, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल यानी गैर जानिबदार पार्टिकल है, लेकिन जब ये प्रोटॉन में बदलता है तो आपको एक मुस्बत चार्ज मिलता है। अब हमें इसका हिसाब रखना है। सही जवाब भी न्यूट्रल होना चाहिए। इसका मतलब है कि मुस्बत चार्ज के साथ साथ कोई मनफी तौर पर चार्ज्ड पार्टिकल भी बाहर आना चाहिए। यही बीटा पार्टिकल है, इसमें भी इतना ही मनफी चार्ज होना चाहिए। और अंदाज़ा करें वो क्या है? पता चला, आप जानते हैं एक्सपेरिमेंट से हमें मालूम हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन है। तो इस खास अमल में ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। ये वही पुराना इलेक्ट्रॉन है जिससे हम सब वाकिफ हैं, बस फ़र्क ये है कि ये न्यूक्लियस से आया है। और जब भी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से निकलते हैं हम इसे बीटा मनफी पार्टिकल कहते हैं और इस डिके को बीटा मनफी डिके कहते हैं। अब जाहिर है हमें इसे इसी तरकीब में लिखना है, क्योंकि ये अब भी न्यूक्लियर अमल है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? यहाँ हमारे पास 6 है, लेकिन यहाँ 7 है। तो अगर मैं चाहूँ कि यहाँ कल नंबर 6 हो जाए तो मुझे सिर्फ 1 घटाना है, इसलिए मैं इसे -1 लिखूंगी।
ताकि यहाँ 6 हो जाए और 7-1 यहाँ भी 6 हो जाए। और मुझे पता है आप सोच रहे होंगे, अच्छा महेश, यहाँ -1 होने का क्या मतलब है? क्योंकि ये तो एटॉमिक नंबर होना चाहिए है ना? तो एटॉमिक नंबर का -1 होने का क्या मतलब है? इस बारे में ज़्यादा फिक्र ना करें, मैं तो बस ये सोचती हूँ कि यहाँ हमने मनफी चार्ज लिखा है। यानी जाहिर है इलेक्ट्रॉन के लिए एटॉमिक नंबर या मास नंबर होना कोई मानी नहीं रखता, लेकिन ये बस तरकीब को बरकरार रखने का एक तरीका है। अच्छा, खैर ये तो इसके लिए हो गया। अब मार्स नंबर की बात करें तो मार्स नंबर में कोई फर्क नहीं आया, तो यहाँ 14 है, यहाँ भी 14 है। ये ठीक है, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। तो इसी तरह हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर अमल में यानी बीटा मनफी पार्टिकल के तौर पर दिखाते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ ये क्वेश्चन मार्क क्या है? इस पर भी आएंगे, लेकिन इससे पहले एक और मिसाल देखते हैं। इस बार हमारे पास नाइट्रोजन है जो कार्बन में बदल रहा है। क्यों ना आप वीडियो को रोकें और यही तज्जिया खुद करें। क्या यहाँ भी वही हो रहा है या कुछ और हो रहा है? क्या ये भी वही बीटा पार्टिकल है या कुछ और है? क्यों ना आप रोकें और खुद कोशिश करें। अच्छा, अब देखते हैं। तो फिर यहाँ 7 प्रोटॉन्स हैं और चूंकि कुल मास नंबर 13 है, इसका मतलब यहाँ 6 न्यूट्रॉन्स हैं और यहाँ 6 प्रोटॉन्स हैं। और फिर मास नंबर में कोई फर्क नहीं आया, तो यहाँ 7 न्यूट्रॉन्स होने चाहिए। फिर अगर आप इनकी गिनती करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि यहाँ एक प्रोटॉन कम है, लेकिन यहाँ एक न्यूट्रॉन ज़्यादा है। तो यहाँ क्या हुआ? देखें, ये बिल्कुल उल्टा हो गया है। इस बार एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल गया है। और फिर से अगर आप चार्ज को देखें, क्योंकि चार्ज को महफूज होना ज़रूरी है, यहाँ बाएं जानिब पर मस्बत चार्ज है, तो दाएं जानिब पर भी मस्बत होना चाहिए। ये न्यूट्रल है, इसका मतलब है कि ये पार्टिकल लाजमी तौर पर मस्बत तौर पर चार्ज होना चाहिए। इस पर वही चार्ज होना चाहिए जो प्रोटॉन पर होता है। तो ये क्या है? असल में इसे हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। लेकिन पॉजिट्रॉन असल में है क्या? पॉजिट्रॉन को आप इलेक्ट्रॉन का जुड़वां बल्कि इसका बदरूद जुड़वां समझें। इसकी तकरीबन सारी खुसूसियात इलेक्ट्रॉन जैसी ही होती हैं। जैसे कि वही मार्स, इसका घुमाव भी तकरीबन वैसा ही होगा और बाकी क्वांटम खुसूसियात भी, बस एक चीज़ उल्टी होगी, इसका चार्ज उल्टा होगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए शायद नया पार्टिकल है। ये इलेक्ट्रॉन जैसा है लेकिन इस पर मस्बत चार्ज है। हम इसे पॉजिट्रॉन कहते हैं। लेकिन आम तौर पर अगर आपके पास ऐसे पार्टिकल्स हों जिनकी ज़्यादातर खुसूसियात किसी और पार्टिकल जैसी हों, बस कुछ चीज़ें उल्टी हों, जैसे चार्ज या कुछ और क्वांटम खुसूसियात उल्टी हों, ऐसे सूरत हाल में हम इसे एंटी मैटर कहते हैं। तो ये पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन की एंटी मैटर है। प्रोटॉन्स का भी अपना एंटी मैटर होता है जिसे एंटी प्रोटॉन्स कहते हैं। न्यूट्रॉन्स की भी अपनी एंटी मैटर होती है जिसे एंटी न्यूट्रॉन्स कहते हैं, और इसी तरह आगे भी। और एंटी मैटर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब एंटी मैटर और मैटर आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। और एनर्जी खारिज होती है। खैर, इस बीटा डिके वाली सूरत हाल में हमें पॉजिट्रॉन मिलता है, यानी एक एंटी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की एंटी मैटर जो बाहर आता है। और चूंकि इस पर मस्बत चार्ज है, इसलिए हम इसे बीटा मस्बत डिके कहते हैं। और बिल्कुल पहले की तरह जैसे पहले लिखा था, हम इसे भी सही तरीके तरकीब के साथ लिखना चाहते हैं। इस बार हम यहाँ मस्बत 1 लिखेंगे। और दोबारा इस बारे में ज़्यादा फिक्र ना करें कि ये क्या है, हम बस ये देख रहे हैं कि ये जो कुल नंबर है वो एक जैसा ही रहे। और यहाँ क्योंकि मास नंबर कभी नहीं बदलता, तो हम इसे 0 कहेंगे। तो न्यूक्लियर अमल में पॉजिट्रॉन को इसी तरह लिखा जाता है। लेकिन अब हमारे पास यहाँ फैली का आखिरी हिस्सा रह गया है। ये क्वेश्चन मार्क्स असल में है क्या? हमारे पास सारे पार्टिकल्स की गिनती है, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ,
हमें पता है कि किसी भी रेडियोएक्टिव प्रोसेस में चीज़ें ज़्यादा स्टेबल हो जाती हैं। ज़्यादा स्टेबल होने का मतलब है कि इसमें एनर्जी कम होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर एनर्जी कहाँ जाती है? एनर्जी इन पार्टिकल्स की किनेटिक एनर्जी बनकर निकल जाती है। लेकिन जब हमने इसे एक्सपेरिमेंट में देखा तो हमें पता चला कि किनेटिक एनर्जी में कुछ कमी है। और इसी को समझने के लिए हमने ये अंदाज़ा लगाया कि कोई और पार्टिकल भी है जो वो एनर्जी ले जाता है। इसे लाजमी न्यूट्रल होना चाहिए क्योंकि आपने सारे चार्जेस की गिनती कर ली है। ये बहुत छोटा होना चाहिए, इसकी मास भी बहुत कम होनी चाहिए, और ये मैटर के साथ ज़्यादा मेल झोल नहीं करता क्योंकि हम इसे काफ़ी अरसे तक पता नहीं लगा सके, लेकिन आखिरकार हमने कर लिया। और आप जानते हैं कि हम इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? हम इन्हें न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज कहते हैं। हता कि न्यूट्रिनोज की भी एंटीमैटर होती है, ठीक है। अब बड़ा सवाल ये है कि कौन सा पार्टिकल कहाँ आता है, हमें न्यूट्रिनो कहाँ मिलता है और एंटी न्यूट्रिनो कहाँ मिलता है। तो पता ये चला कि जब भी हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है हमें एंटी न्यूट्रिनो मिलता है, और जब भी हमें एंटी इलेक्ट्रॉन मिलता है यानी पॉजिट्रॉन, तो वहाँ हमें न्यूट्रिनो मिलता है। और न्यूट्रिनो का सिंबल नू है, और यहाँ ई बस ये जाहिर करता है कि ये न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज इलेक्ट्रॉन्स के साथ आए थे। और जाहिर है यहाँ जो बार है वो ये बताता है कि ये एंटी न्यूट्रिनो है। अब हो सकता है आपको लगे कि ओ इतने सारे पार्टिकल्स याद कैसे रखूं? तो ज़्यादातर चीज़ें समझदारी से की जा सकती हैं। सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा इसे खोल कर देखें तो आप देखेंगे कि बीटा डिके असल में ये है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल रहा है। और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि रेशो बेहतर हो सके। याद रखें, सारा मसला यही था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशो इनके लिए ठीक नहीं था, इसी वजह से वो अनस्टेबल हो गए थे। तो जब वो ऐसा करते हैं तो वो रेशो बदल देते हैं। यही इस पूरे अमल की हौसला अफजाई है। और फिर आप चार्ज कंजर्वेशन इस्तेमाल करके ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ बीटा मनफी पार्टिकल मिलेगा और कहाँ बीटा मस्बत पार्टिकल मिलेगा। और आखिर में मैं याद रखती हूँ कि जहाँ भी इलेक्ट्रॉन मैटर हो, इसके साथ मुझे न्यूट्रिनो का एंटी मैटर यानी एंटी न्यूट्रिनो भी मिलेगा। और जहाँ भी मेरे पास एंटी मैटर हो यानी पॉजिट्रॉन जो कि एंटी इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ मुझे नॉर्मल मैटर यानी न्यूट्रिनो मिलेगा। और वैसे अगर आप कभी सोचें कि ये कैसे हो जाता है, कौन सी फोर्स है जो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में और प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में बदलना मुमकिन बनाती है, तो ये कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स है जो कि फितरत की चौथी बुनियादी फोर्स है। अब आए असल सवाल का जवाब देते हैं। सनतें बीटा डिकेज को कैसे इस्तेमाल करती हैं ताकि कागज़ की मुसलसल मोटाई को यकीनी बनाया जा सके? दरअसल बीटा डिके में बीटा पार्टिकल्स दोनों मस्बत और मनफी बीटा पार्टिकल्स होते हैं। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। याद रखें अल्फा पार्टिकल्स क्योंकि उनकी आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होती है, क्योंकि इन पर मस्बत 2 चार्ज होता है और ये भारी होते हैं। उन्हें तो कागज़ भी आसानी से रोक लेता है। बीटा पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं क्योंकि इन पर सिर्फ एक चार्ज होता है। इनकी आयनाइजेशन पावर कम होती है और चूंकि ये बहुत छोटे हैं, ये कागज़ से आसानी से गुजर सकते हैं। असल में आपको इन्हें रोकने के लिए प्लास्टिक या ग्लास या शायद एल्यूमिनियम जैसी चीज़ चाहिए। तो अब ज़रा सोचें कि अगर बहुत सारे बीटा पार्टिकल्स आ रहे हों और आप इनके सामने कागज़ रख दें तो क्या होगा? कुछ बीटा पार्टिकल्स जज्ब हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर पार्टिकल्स गुजर जाएंगे। अब जितने पार्टिकल्स गुजर जाएंगे वो कागज़ की मोटाई पर इन्हिसार करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास मोटा कागज़ है तो ज़्यादा बीटा पार्टिकल्स जज्ब हो जाएंगे। तो आप ये देख करके कागज़ के पीछे से कितने पार्टिकल्स निकल रहे हैं ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ख़ास जगह पर मोटाई कितनी है। और यही तरीका है जिससे इंडस्ट्रीज़ यानी कागज़ की सनतें बीटा डिके को इस्तेमाल करती हैं ताकि आपको हमेशा एक जैसी मोटाई मिले। आप देख सकते हैं कि हम इसके लिए अल्फा पार्टिकल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बहुत आसानी से रुक जाते हैं। बीटा पार्टिकल्स के पास इतनी पेनिट्रेटिंग पावर होती है कि वो ये काम कर सकते हैं। मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगती है क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बीटा डिके को इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कागज़ की मोटाई को एक जैसा रखने के लिए। मेरी नज़र में तो ये वाकई कमाल की बात है।